नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलाथूर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जब्त की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत एनालिटिक्स जैसे नई प्रौद्योगिकियों से कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलातूर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने वामपंथी सरकार पर दक्षिणी राज्य में केंद्र के विकास कार्यक्रमों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में उल्लेखित विभिन्न वादों और विकास कार्यक्रमों के बारे में भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम कोझिकोड में यूडीएफ की एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। वो आज और कल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जहां वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एलडीएफ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, वृंदा कारत, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी इस सप्ताह प्रचार अभियान में उतरने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार त्रिपुरा को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी ने जनजातीय समुदाय के सम्मान, सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आदिवासी समुदाय के महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आदिवासी कल्याण विभाग के एक बजट में पहले 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि अब यह राशि 1,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस बीच कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सिक्किम में लोकसभा की 1 तथा राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी राज्य भर में मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राज्य में इस महीने की 19 तारीख को मतदान कराया जाएगा। सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी ने रविवार को ग्याल सिंह में पैचरेक डांडा से बड़मेघ बाजार तक रैली निकाली। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने रविवार को गैंगटॉक में प्रचार और रैलियों को संबोधित किया। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई थी। आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले जब्त की गई कुल राशि का 45% मादक पदार्थों के रूप में जब्त किया गया है। उसने कहा है कि यह राशि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, व्यापक योजना और लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत जब्त की गई है। इस वर्ष 1 मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। आयोग ने कहा है कि इस कार्रवाई से भ्रष्ट आचरणों पर अंकुश लाने और सभी दलों को समान अवसर उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर नेताओं का सहयोग करने वाले 106 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत एनालिटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों से कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। इससे करदाता का कर प्रणाली में विश्वास बढ़ता है और अधिक से अधिक लोग कर का भुगतान करते हैं। श्री धनखड़ आज नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में भारतीय राजस्व सेवा IRS के 76वें बैच के प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने कर प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने पारंपरिक कागज आधारित प्रणाली से प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र तक का सफर तय किया है और अब करदाता तथा अधिकारी दोनों को जरूरी जानकारी आसानी से हासिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि फेसलेस ई-असेसमेंट प्रणाली से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इसमें आयकर मूल्यांकन और अपील से पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ पहचान भी गुप्त रखी जाती है। IRS के 76वें बैच में 58 अधिकारी शामिल हैं, जिसमें 26 महिला अधिकारी हैं, जो बैच की कुल संख्या का 41% है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आज आबकारी नीति मामले में इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। के कविता की पुलिस हिरासत की 3 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 मार्च तक CBI की हिरासत में भेज दिया गया था। CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर समझ और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। वे उज्बेकिस्तान के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि जनरल मनोज पांडे की यात्रा का एक उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए क्षेत्रों का पता लगाना भी है। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति आज अपना लोंगते त्यौहार मना रही है। लोंगते निशी जनजाति के सबसे पुराने और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह नए मौसम आने का संकेत है, जिसके बाद खेतों में बीज बोना शुरू होता है। यह त्यौहार प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा से मनुष्य को बुरी शक्तियों से अलग करने की याद भी दिलाता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हिमाचल प्रदेश आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1948 को इस पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, जिसके बाद 1 जुलाई 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सादे लेकिन गरिमाई रूप से आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने की और ध्वजारोहण किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बुधवार को वाशिंगटन में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसका उद्देश्य कर्जे के बोझ तले दबे देशों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहयोग करना है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रकाशन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण को भी जारी किया जाएगा। इस बैठक में केंद्र बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न देशों के वित्त और विकास मंत्री, शिक्षाविद और निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष इन दोनों वैश्विक संस्थानों की 80वीं वर्षगांठ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के नियमन के लिए 1944 में इन संस्थाओं का गठन किया गया था। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट, कर्ज, खाद्य सुरक्षा, महामारी और अर्थव्यवस्थाओं के नाजुक हालात जैसी समस्या से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा, पानी और ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने की जरूरत है। IPL क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंदों में 69 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 38 गेंदों में 66 रन बनाए। वहीं मुंबई 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना सकी। मतीशा पतिराना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे
पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने 162 रन के लक्ष्य को 15 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। फिलिप साल्ट 47 गेंदों पर 89 रन बनाकर नबाद रहे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट पर 161 रन बनाए। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।